हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छी प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे हों। यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा का टाइम आपके पास 90 दिन के आसपास है और जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, जितना अच्छा पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं, मॉक दे सकते हैं, उतना अच्छा कर लीजिए, है ना। टाइम को इधर उधर में मत लगाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। दूसरी चीज, हमारी जो नई सीरीज है वो हमने द आर्ट ऑफ मेंस आंसर राइटिंग सीरीज के नाम से हमने स्टार्ट करी है। इसमें हमने मोस्टली पहले एथिक्स पेपर को लिया है, क्योंकि हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन करते समय मुझे जो चीज सबसे ज्यादा खटकती थी वो यही है कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करूं, खासकर एथिक्स पेपर की। जीएस पेपर में तो मान लिया फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री से कोई रिलेट करके क्वेश्चन आ गया तो उसको लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि उसको पढ़ा है। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये एक तो इसकी किताबें ज़्यादा नहीं हैं, ये कई सब्जेक्ट्स को काट छांट करके इसको निकाला गया है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। लेकिन इस सब्जेक्ट में एथिक्स पेपर में सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है? हिंदी माध्यम के में बहुत अच्छे नंबर 126 128 तक नंबर आए हैं, है ना, जो अपने आप में इंग्लिश मीडियम के लगभग पैरेलल पहुंच जाता है। तो अगर आपको एक अच्छी रैंक अचीव करनी है और मेंस बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो एथिक्स पेपर, एसे पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर और यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है उस पर जरूर फोकस करना है ना। तो चलिए हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा मॉडल क्वेश्चन और आंसर है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करें। अब एथिक्स में आपको पता ही है, एक सैद्धांतिक प्रश्न आते हैं और दूसरे केस स्टडी टाइप के प्रश्न आते हैं। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो सैद्धांतिक टाइप के प्रश्न हैं जो 150 शब्दों में लिखने होते हैं और लगभग 10 नंबर के पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछा गया कार्य कुशलता और परिणामों से संचालित विश्व में, ठीक है, वर्कोहॉलिक कल्चर और जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे संचालित विश्व में क्या सदाचार और नैतिकता अभी भी शासन में प्रासंगिक है? उपर्युक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, आलोचनात्मक एनालिसिस करना है। देखो सिंपल सी बात है, कार्यकुशलता के बारे में और परिणामों से संचालित विश्व में सदाचार और नैतिकता, है ना। तो सबसे पहले सदाचार और नैतिकता के बारे में उसके महत्व पर प्रकाश डालना है कि ये कौन सी बला है। भाई कार्यकुशलता तो आप जानते हैं, कार्यकुशलता क्या है? अपने कार्य में दक्ष होना। और जब आप अपने काम में दक्ष होगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो वो परिणाम हो गया। अगर कार्यकुशलता और परिणामों से संचालित विश्व में क्या सदाचार नैतिकता अभी भी शासन में प्रासंगिक हैं, ये हो गया कथन। ठीक है, अगर हैं तो बताइए भाई, ठीक है, अगर नहीं है तो बताइए। आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो मेन पॉइंट पकड़ेंगे वो सदाचार और नैतिकता को पकड़ेंगे, इसके बारे में बताओ। उसके बाद शासन में प्रासंगिक कितना है, ठीक है या नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद शासन में जो सदाचारी दृष्टिकोण है, ठीक है, जो अप्रोच है वो कितनी चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती है, चुनौतियों की बात करेंगे। उसके बाद सद्गुण नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत करके, यानी सदाचार नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत कर देंगे, इंटीग्रेट करते हुए, मुख्य बिंदु बताते हुए हम निष्कर्ष दे देंगे। क्या ही दिक्कत है ना। बड़ा अच्छा लगा है भाई, सामने आंसर हो तो अच्छा लगता ही लगता है ना। आप लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि सर ने सामने आंसर रख रखा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रेफरेंस के तौर पर तो रखना ही पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। देखो क्वेश्चन अगर आप ठीक से समझ गए, उसका विकूटन कर लिया, यानी उसको खंडों में तोड़ लिया, तो आधी जंग तो आप ऐसे ही जीत गए। अब बस जो खंडों में तोड़ा है उसको क्या करना है, वन बाई वन क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको अपना प्रेजेंट कर देना है, बता देना है। तो हल करने का दृष्टिकोण जो मैं दे रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं लिखना होता है। आपने प्रश्न पढ़ा सीधे उत्तर लिखना, दृष्टिकोण में बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, सदाचार और नैतिकता अभी भी शासन में प्रासंगिक हैं, तो सबसे पहले सदाचार और नैतिकता के बारे में संक्षेप में आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद शासन में सदाचार नैतिकता की प्रासंगिकता क्या है, वास्तविकता में है सदाचार क्या काम भर का है कि भैया लोग अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, हमारे समय जब काम आता है तो लात मार देते हैं, ठीक है, तो क्या प्रासंगिक है अथवा नहीं है, या बस हम इसको ढोए चले जा रहे हैं। दूसरा, शासन में सदाचार नैतिकता की चुनौतियों पर गहन विचार प्रस्तुत कीजिए कि भैया ठीक है, नियम है, कानून है,
सब कुछ तो है, लेकिन फिर भी पालन नहीं होता है। तो ये चुनौतियां क्या हैं, चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद सदाचार, नैतिकता और दक्षता के साथ एकीकृत करके मुख्य गुण बताते हुए आपको निष्कर्ष देना है। बात इतनी सी है, ठीक है। अब परिचय देखते हैं। आज की दुनिया में दक्षता और परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, रिजल्ट्स पे। आप किस परिस्थिति में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप किस परिस्थिति में हैं, आप कितने दिन बीमार रहे, आपने खाना खाया था, ठीक से नहीं खाया था, आपको कोई टेंशन नहीं थी या नहीं थी, इस तरह की बातों पर किसी का मतलब नहीं है। बस इतना कि आप कितनी मेहनत करते हो और आपका रिजल्ट क्या है। आप मेहनत चाहे जितनी करी हो, रिजल्ट आपका अगर पॉजिटिव नहीं आया, अर्थात आपने प्रीलिम्स दिया और पास नहीं हुए, तो लोग आपके ऊपर आएंगे और एक हार पहना देंगे कि भैया आपका काम खत्म है, तुम्हारे लायक ही नहीं है यूपीएससी। तुम तो यहाँ रंगबाजी करते हो, तुम तो कपड़े पहन के घूमते हो, तुम तो ये करते हो, वो करते हो, लड़कीबाजी करते हो, तरह तरह की बातें करने लगेंगे। अगर उनको ये पता लग गया कि महिला मित्र भी है आपकी, ठीक है, तो उनको और चुटकी लेके मजा लेंगे वो, है। तो आज की दुनिया में दक्षता और परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसमें कोई इफ बट है ही नहीं। शासन में प्रायः नैतिकता की अपेक्षा परिणामों को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। कि रिस्पॉन्स क्या आ रहा है आपको। मैंने जैसे सपोज करो किसी कोई सड़क बननी है ना। अब सड़क के लिए लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा सरकार को। सरकार लैंड एक्विजिशन करने के लिए सीधे नोटिस जारी कर देती है, नाप नपाई करी, उसके बाद सीधे किसानों को नोटिस जारी कर दिया। किसानों को पैसा मिला नहीं मिला, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, उनसे कोई मतलब नहीं। लैंड एक्विजिशन किया, बिल्डिंगें गिराई, मकान रोड बनवाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो शासन में क्या होता है ना, नैतिकता की अपेक्षा परिणामों पर प्राथमिकता दी जाती है कि रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। हालांकि भ्रष्टाचार और असमानता जैसी चुनौतियों के बीच सदाचार या सदाचारी नैतिकता, जो नेतृत्व में नैतिक चरित्र के महत्व को उजागर करती है, विश्वास, सत्यनिष्ठा, दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। वर्तमान में जानते हो क्या है, सबको पता है सही और गलत के बारे में। सब जानते हैं क्या सही है क्या गलत। किसी के दिल को चोट पहुंचा रहे हैं तो पता है कि गलत है, लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उसी तरह शासन को भी पता है भ्रष्टाचार, असमानता, बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इनके मध्य जो सदाचारी नैतिकता के नेतृत्व में नैतिक चरित्र के महत्व को उजागर करती है ये, ठीक है। कौन? सदाचारी नैतिकता। विश्वास, सत्यनिष्ठा, दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण, यानी लॉन्ग टर्म में सोशल जस्टिस या सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है, जो धारणीय शासन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। धारणीय मतलब स्टेब्लिश्ड शासन। ऐसा ना हो कि नहीं उल जुलूल वाला काम हो कि आया राम गया राम हो गए। धारणीय का मतलब होता है, देखो, बेसिक सा, ठीक है, बहुत जमीनी, है ना। और जमीनी नहीं है तो उखड़ के खत्म हो जाएगा। तो धारणीय शासन के लिए जो महत्वपूर्ण है वो प्रदान करती है, ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। अब मुख्य भागों में आ जाओ। अब आपको मेन बॉडी लिखनी है आंसर की। आपने बेसिक चीजें बता दी, आपने जो सदाचारी नैतिकता थी उसके बारे में आपने बता दिया, अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब शासन में सदाचारी नैतिकता की प्रासंगिकता क्या है? भाई, कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करनी है ना। और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आज भी हाशिए पर स्थित हैं, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, आज भी उनको संतुलित करना है, आज भी उनको उन खंडकों से बाहर निकालना है। तो सदाचारी नैतिकता की प्रासंगिकता तो बनी ही रहती है। तो नैतिक नेतृत्व यानी मॉरल जो लीडरशिप है और निर्णय निर्माण को सुनिश्चित करना क्या है? पहली बात, नैतिक नेतृत्व और निर्णय निर्माण की को सुनिश्चित करना। सद्गुणी नेता क्या करता है? व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देते हैं। क्या करते हैं? नहीं, एक दिन सांसद बन गए, मान लिया रोग आए के वोट ले लिए और पता लगा कि नहीं जीत गए सांसद जी, 5 साल सिर्फ अपनी झोली भरते रहते हैं। सार्वजनिक की भलाई तो भाड़ में जाए, 2-4% काम कर देंगे, बस उतने में हो गया, बढ़िया, वो अपना पावर एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो जनता के लिए काम करते हैं। तो जो भी नैतिक नेतृत्व होगा, निर्णय निर्माण सुनिश्चित करेगा, सद्गुणी नेता होगा, व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा वो क्या करेगा? सार्वजनिक भलाई को प्राथमिकता देगा, विश्वास और जवाबदेही को बढ़ावा देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे लाल बहादुर शास्त्री के समय जब ये रेल मिनिस्ट्री इनके पास थी तो रेल दुर्घटना हो गई थी, तो इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे नेतृत्व में ईमानदारी और जवाबदेही का प्रदर्शन हुआ। और भी कई सारे लोग हैं, क्या करते हैं? रिजाइन कर देते हैं, नहीं पद संभला, अब सरकार ले लेती है, स्वयं दे देते हैं, वो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन
ऐसा है। अभी हाल फिलहाल में देखो दिल्ली में क्या हुआ था, स्टैम्पेड हुआ था, यानी भगदड़ हो गई, 18 लोग मर गए। अब 18 लोग मर गए, ये लोगों के लिए आम बात हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग से सोचो, मन से सोचो, इन 18 लोगों के भी अपने सपने होंगे, ये 18 लोग के परिवार होंगे, बच्चे हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, मर गए, खत्म। कैसे मरे? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मरता है, अगर वो 80 साल 90 साल पूरा कर लिया, यानी अपना लगभग लगभग जीवन पूरा करके कंप्लीट कर चुका है, तो उसका मर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जवान लोगों का मरना, ये किसी राष्ट्र के लिए बहुत दुख की बात होती है। सिर्फ संवेदना व्यक्त कर देना, दुख व्यक्त कर देना, मुआवजा घोषित कर देना से काम से नहीं चलता। आ गई बात समझ में? तो जिससे नेतृत्व में ईमानदारी और जवाबदेही का प्रदर्शन हुआ। न्याय, नंबर दूसरी बात क्या आएगी? न्याय और निष्पक्षता के साथ दक्षता को संतुलित करना, कि भाई हमको न्याय भी करना है, निष्पक्ष भी रहना है, लेकिन दक्षता भी बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि विशुद्ध बेवकूफ टाइप का आदमी आ जाए। तो दक्षता इंपॉर्टेंट है न्याय और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ। विशुद्ध रूप से परिणाम संचालित शासन समानता और समावेशिता की अनदेखी कर सकता है, जिसके लिए सदाचारी नैतिकता की आवश्यकता होती है। कभी कभी क्या होता है ना, कि हम समानता और समावेशिता की अनदेखी कर देते हैं। हमको क्या चाहिए? परिणाम आधारित। अगर हम परिणाम आधारित चल रहे हैं कि मुझे बाई हुक एंड बाई कुक, मुझे बस चाहिए तो चाहिए, तू नहीं तो, और सही वाला जवाब यहाँ कुछ नहीं है, बस तू तू ही चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, प्रेम और प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो भैया कुछ भी जायज नहीं है। प्यार अलग चीज है, जंग अलग चीज है। ठीक है, तो बाई हुक ऑन कुक की बात की गई कि नहीं, जैसे करना ही है, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ समानता और समावेशिता की अनदेखी नहीं की जा सकती। नैतिक रूप से जिम्मेदार शासन में ये चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो मनरेगा है, इसका नाम पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा कर दिया गया। कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देकर आर्थिक दक्षता को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करते हुए गरीबों के लिए रोजगार सुनिश्चित करता है। देखो कितनी अच्छी बात कही। ठीक है, न्याय निष्पक्षता के साथ दक्षता को संतुलित करना। अब कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर आपको समानता समावेशिता की अनदेखी की जा रही है। मान लिया आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) आपने पढ़ा है, इसके आधार पर रिजर्वेशन, कुछ विशेष वर्गों को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक वंचना है, जो शैक्षिक पिछड़ापन है, उसको दूर करने के लिए रिजर्वेशन आवश्यक है। तो यहाँ पर समानता और समावेशिता को थोड़ा सा उसके लिए सकारात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो इसको ऐसे डिटेल कर देंगे। उसके बाद प्रशासन में नैतिक ह्रास को रोकना, यानी जो मॉरल डिक्लाइन होता है उसको रोकना है। दक्षता संचालित दृष्टिकोण भ्रष्टाचार, अल्पकालिकता और सहानुभूति की कमी को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, जो दक्षता संचालित दृष्टिकोण होता है ना, कि नहीं भैया, कि हमको परिणाम चाहिए और हमारे पास दक्ष और कुशल लोग हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आप चाहे जितनी अच्छी रणनीति बना लें, आप चाहे जितना मेहनत कर लें, जितना सफल होने की गुंजाइश है उतना ही असफल होने की गुंजाइश है। समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो? ऐसा थोड़ी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी और आपने बहुत पढ़ा, आपने बहुत मेहनत कर डाली, तो आप फेल ही नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है कि नहीं, कोई कमी रहेगी, हो सकता है किसी चीज पर विशेष ध्यान न दिया हो और आपका रिजल्ट निगेटिव आ जाए, तो ऐसा तो हो सकता है। तो दक्षता संचालित दृष्टिकोण जो है ना, वो भ्रष्टाचार, अल्पकालिकता, सहानुभूति की कमी को बढ़ावा दे सकता है, जिसे सदाचारी नैतिकता से कम किया जा सकता है। कि भैया चलो, कुछ कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब इसको दूर कर लेते हैं। तो सदाचारी नैतिकता इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के लिए जैसे अशोक खेमका थे, ठीक है, आईएएस अधिकारी थे, राजनीतिक बावजूद दबाव के बावजूद भी भूमि घोटालों को उजागर करने, भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता और शासन में अल्पकालिकता का प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते हैं। उनको बहुत सीमित समय मिला, उनको बहुत ज्यादा दौड़ाया गया, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो तीन बातें, नैतिक नेतृत्व और निर्णय निर्माण सुनिश्चित करना। नैतिक नेतृत्व में अगर सद्गुणी नेता होगा तो वो क्या करेगा? वो लोगों की भलाई को प्राथमिकता देगा अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल दे सकते हो, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो। न्याय निष्पक्षता के साथ दक्षता सुनिश्चित करना। अब न्याय और न्याय भी करना है, समाज के वंचित लोगों को न्याय भी देना है, उनको मुख्य धारा में भी लाना है। तो कभी कभी समानता से थोड़ा सा दूर निकल जाना होगा, और जब दूर निकलोगे तो वो सकारात्मक कार्रवाई बन जाती है, समावेशिता को अनदेखी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले ली, जैसे मनरेगा है, रिजर्वेशन है, इस तरह की चीजें।
प्रशासन में नैतिक ह्रास को रोकना। प्रशासन में जब आप दृष्टिकोण के साथ या दक्षता संचालित दृष्टिकोण के साथ, अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो चीजें गड़बड़ कर सकती हैं कि हो सकता है भ्रष्टाचार हो जाए, हो सकता है अल्पकालिकता हो, यानी बहुत सीमित समय के लिए हो। दूसरा, सहानुभूति की कमी को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे कम करने के लिए सदाचारी नैतिकता की आवश्यकता होगी। एग्जाम्पल अशोक खेम का, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भूमि घोटालों हुए, सरकार का बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पे, तब भी उन्होंने क्या किया, निष्पक्ष होकर कार्यवाही करी तो, और शासन में अल्पकालिकता का प्रदर्शन किया। अब चुनौतियां क्या हैं? ठीक है, हमारा देश दो तरह के लोगों से परेशान है, पहला चुनौतियों से और दूसरा, समझ गए, ठीक है, त्वरित परिणाम और आर्थिक विकास के लिए दबाव। पहला क्या है, त्वरित परिणाम, क्विक आपको रिस्पॉन्स चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए, और एक दिन में दुनिया नहीं बदलती। घर बनाना हो, ठीक है, अगर आपको एक कमरा बनाना है तो 2-4 दिन में बन जाएगा, लेकिन आपको महल अगर तैयार करना है तो टाइम तो लगेगा भाई। ठीक है, टाइम तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए। तो त्वरित परिणाम और आर्थिक विकास के लिए अगर दबाव में काम करेंगे, बाजार संचालित शासन प्रायः नैतिक विचार विमर्श की तुलना में दक्षता को प्राथमिकता देता है, एबिलिटी को ज्यादा मानता है। जो ज्यादा सबसे एलिजिबल होगा उसी को हम हायर करेंगे। तो कभी कभी मेरा ये मानना है, आदमी 20 चाहिए, काम 19 चलेगा। कोई 18 नहीं होता, कोई 20 नहीं होता, सब मिडिल में होते हैं। कोई 18.1 हो सकता है, कोई 19.1 हो सकता है, कोई 19.9 हो सकता है, लेकिन 20-21 कोई नहीं होता, सब 18 और 20 के बीच में ही होते हैं। तो त्वरित परिणाम और आर्थिक विकास के लिए दबाव, ये क्या करना है, ये क्या करता है, सदाचारी नैतिकता को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल के लिए, उद्योगों के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन में तेजी लाना, पारिस्थितिकी जो संवहनीयता है उससे समझौता करना, कि भैया हमको इंडस्ट्री लगानी है, हमने पर्यावरण की चिंता किए बगैर इंडस्ट्री ठोक दी, है ना। जो इन्वायरमेंट असेसमेंट होता है उसमें हमने तेजी कर दी कि नहीं, जहां पर 1 महीने लगता था वहां हम 15 दिन के अंदर कर दिए। ठीक है, 1 विंडो सिस्टम कर दिया, एक ही खिड़की से सारे काम हो गए। तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, आर्थिक विकास तो करेगा, त्वरित परिणाम भी दे सकता है, लेकिन अगर हम दीर्घकालिक देखें तो नुकसान ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद दूसरी है जो सबसे शुरुआत से लेकर के अभी तक चली आ रही है, प्रशासनिक लाल फीताशाही और परिवर्तन का प्रतिरोध। नैतिक शासन के लिए नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, मॉरल करेज की आवश्यकता होती है, जो सख्त प्रशासनिक संरचनाओं के साथ संघर्ष कर सकता है। अब मान लिया कलेक्टर साहब हैं, उनको घूस लेने में ज़्यादा मजा आती है, और उनके लिए ट्रांसपेरेंसी एक्ट आ गया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया। ठीक है, और सरकार ने कहा जवाबदेही के, अकाउंटेबिलिटी के साथ काम करो, नहीं आपकी डायरी में चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये बड़ा विरोध करेंगे कि अरे सरकार बेकार है। बहुत सारे सरकारी लोगों को देखा होगा कि बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो है बहुत परेशान करी है कि आप 8 बजे कॉलेज पहुंचना है, ये करना है, वो करना है, काम नहीं करना चाहते। सरकारी नौकरी आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए पैसा, पैसा के साथ पावर भी चाहिए, उसके अलावा काम नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, तो एक तो ये अपना एक ओपिनियन होता है, परसेप्शन है। तो प्रशासनिक लाल फीताशाही और परिवर्तन का विरोध करने से भी कभी सदाचारी नैतिकता दिक्कत में आ जाती है। एग्जाम्पल जैसे सत्येंद्र दुबे जैसे व्हिसल ब्लोअर मामला हुआ था, NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भ्रष्टाचार को उजागर करना नैतिक शासन के जोखिमों को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देंगे तीसरे नंबर पे, सदाचारी नैतिकता में व्यक्तिपरता और सांस्कृतिक विविधताएं। सदाचार का गठन जो होता है ना, समाजों से होता है। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि आप जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, जिस परिवार में होते हैं, वहाँ का जो कल्चरल एस्पेक्ट्स है, जो सोशल एस्पेक्ट्स है, वो आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर में झलकता है। ठीक है, और वो क्या करता है, आपके अंदर एक वैल्यू सिस्टम डेवलप कर देता है, चाहे जाने अनजाने में। जैसे मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे माता पिता से मिली हैं, मैं उनको देखता था, ऑब्जर्व करता था, उन्हीं से मेरे अंदर आ गई हैं। तो ये जो सदाचारी नैतिकता में व्यक्तिपरकता है और सांस्कृतिक विविधताएं हैं, यानी इंडिविजुअलिज्म या ऑब्जेक्टिविटी या फिर कल्चरल डाइवर्सिटी जो है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है ना, विभिन्न प्रकार के समाजों, परिवारों, जाति व्यवस्था, है ना, इस तरह से चीजें हुई हैं। तो एक तो वो है, डिफरेंसेस हैं। दूसरा, राजनीतिक विचारधाराएं भिन्न हो सकती हैं, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई उदारवादी है, कोई तीव्र परिवर्तनवादी है। ठीक है, कोई मार्क्सवादी है, कोई पूंजीवादी है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं।
जैसे पश्चिमी व्यक्तिवादी बनाम पूरी सामूहिकतावादी नैतिक कार्य ढांचे शासन को विभिन्न तरह से प्रभावित करते हैं। पश्चिम में क्या है ना, ठीक है, कि इंडिविजुअलिज्म ज्यादा प्रभावित है, वहां व्यक्तिपरता की बात ज्यादा की जाती है, व्यक्तिवादी सोच की बात ज्यादा की जाती है। लेकिन अगर पूर्वी समाजों को देखें, भारत, दक्षिण एशिया, तो वहां समूह यानी परिवार नाम की एक श्रृंखला है, नातेदारी समूह है, ठीक है, नातेदारी संबंध, रक्त संबंध के माध्यम से कार्य संचालित होते हैं और वो कहीं ना कहीं नैतिक कार्य ढांचे भी बन जाते हैं और ये शासन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। सबसे पहले हमने सदाचारी नैतिकता को बताया, फिर शासन में सदाचारी नैतिकता है उसके एग्जाम्पल के साथ हमने कोऑपरेट किया, उसके बाद हमने चुनौतियों पर बात कर ली। अब सदाचार नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत करना। अब हम आएंगे अपने आंसर के चौथे फेज में। अब कैसे सदाचारी नैतिकता को दक्षता के साथ एकीकृत करोगे? अब जैसे शासन में नैतिक तर्क को बढ़ावा देने के लिए लोग सेवकों के लिए क्या ही है, नैतिक प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे मिशन कर्मयोगी। क्या करना है, जब भी आप ट्रेनिंग देते हैं किसी को, हर चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की, उनका अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसी के अनुसार वो संचालित होते हैं। हर सर्विस की एक डिमांड होती है। ठीक है, आप अगर कलेक्टर ऑफिस गए हैं तो हो सकता है आपको कई प्रकार के काम हो, लेकिन एसपी ऑफिस अगर गए हैं, अगर आप एसपी ऑफिस में कुछ काम के लिए गए हैं तो इसका मतलब या तो मामला क्रिमिनल है या तो सिविल है, दोनों तरह के मामलों के, यानी कहीं ना कहीं लोक व्यवस्था भंग हुई है, इसलिए आप थाने या एसपी ऑफिस गए हो। बात समझना। तो हर सर्विस का अपना एक एजेंडा होता है, उस एजेंडे के अनुसार उसको सर्विस डिलीवर करनी होती है। तो जब भी शासन में नैतिक तर्क को बढ़ावा देना होगा तो शासन क्या करेगा, अपने सेवकों को, अपने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगा। और ट्रेनिंग क्या करेगी, उन लोगों में टैक्टिकल अवेयरनेस डाल देगी। ट्रेनिंग कुछ बड़ा, बहुत बड़ा थोड़ा करती है। ट्रेनिंग क्या करेगी, टैक्टिकल अवेयरनेस डाल देगी कि इस काम, ये काम है, ये आपके जिम्मेदारियां हैं, इनको इस प्रकार से निभाना है, और थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य वगैरह रखना है, और कुछ अपने वैल्यू सिस्टम को और बेहतर कर देगी आपके। जैसे मिशन कर्मयोगी भारत सरकार का अपना एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सिविल सेवकों के लिए नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, नैतिक शासन को समाहित करने के लिए जैसे लोकपाल, इस समय लोकपाल का और कोर्ट का मैटर चल रहा है, राइट टू इंफॉर्मेशन, नागरिक चार्टर, संस्थागत ढांचे, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी प्रौद्योगिकी संचालित पारदर्शिता, दक्षता और नैतिक वितरण को, दोनों को सुनिश्चित करती है। तो कुल मिलाकर के यही है। ठीक है, कि कितना हम ट्रांसपेरेंस हो सकते हैं, कितना अकाउंटेबल हो सकते हैं, कितना हम एथिकल कंडक्ट को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यहाँ पर सदाचारी नैतिकता को दक्षता के साथ हमने एकीकृत कर दिया। देन आप अब रिस्पॉन्स में आ जाओ, आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा। यद्यप शासन के लिए नैतिक दक्षता या दक्षता और परिणाम महत्वपूर्ण है, सिंपल सी बात, ऊपर वाली लाइन को कोट करो। क्या करना है, जब लास्ट में आप आओगे ना तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन को कोट करना है कि यद्यप शासन के लिए दक्षता और परिणाम महत्वपूर्ण है। यद्यप आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी तो ना आप सिविल सर्विस क्रैक करेंगे, तभी तो वहां पहुंचेंगे ना, प्रीलिम्स निकालेंगे, मेंस निकालेंगे, देन इंटरव्यू पहुंचेंगे। अगर आपके अंदर दक्षता नहीं है और आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है तो कैसे काम चलेगा, सिंपल सी बात है। तो जब दक्षता और परिणाम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके अंदर दक्षता है और आप परिणाम ला सकते हैं, लेकिन तरीका आपने गलत सुना, आपने पेपर लीक करवा लिया, नकल करने लगे, तो ये क्या है, नैतिकता, ये सही नहीं है। आप पहुंचना तो चाहते थे, लेकिन आपके लिए साधन और साध्य दोनों बहुत पवित्र होने चाहिए थे, महात्मा गांधी कहते थे। फिर भी न्याय, समावेशिता, दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण के लिए सदाचारी नैतिकता अपरिहार्य है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन अपरिहार्य हैं। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो सकता है, आप चीटिंग कर सकते हैं, आप कुछ अन्य तरीके को प्रयोग करके एग्जाम में पहुंच सकते हैं, आप भ्रष्टाचार फैलाएंगे, तो ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए क्या है कि दक्षता और परिणाम तो महत्वपूर्ण है, नो डाउट, लेकिन जस्टिस, इंक्लूसिवनेस, दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म सोशल वेलफेयर और के लिए सदाचारी नैतिकता अति आवश्यक है, अपरिहार्य है, इसका कोई जोड़ी नहीं। एक संतुलित दृष्टिकोण जो दक्षता को नैतिक शासन के साथ एकीकृत करता है, वह धारणीय और जन केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं दक्षता अलग चीज है, परिणाम अलग चीज है।
न्याय, समावेशिता, दीर्घकालिक समानता, सदाचार, ये सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, देखो हमारे पास जैसे 8 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, 8 सब्जेक्ट हो गए। अब इन 8 सब्जेक्टों में से सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को कोई ना कोई समय देना है, किसी को कम देना है, किसी को ज़्यादा। तो आपको क्या है, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनानी पड़ती है कि 2 घंटे इसको पढ़ना है, 2 घंटे इसको पढ़ना है, 30 दिन इसको पढ़ना है, 30 दिन के बाद 31वें दिन इसको स्टार्ट कर देंगे 30 दिन। तो आपको एक क्या करना पड़ता है, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो उसी तरह न्याय, समावेशिता, दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण के लिए सदाचार, नैतिकता अपरिहार्य है। और एक संतुलित दृष्टिकोण, बैलेंस्ड अप्रोच, जो दक्षता को नैतिक शासन के साथ एकीकृत करता है, वह धारणीय और जन केंद्रित प्रशासन को सुनिश्चित कर सकता है। ठीक है, जिसमें सहानुभूति भी होगी, दक्षता भी होगी, सामूहिक सोच भी होगी, और समान न्याय, समानता, कल्याण, ये सारी चीजें भी अपने आप में इनबिल्ट हो जाएंगी। आ गई बात समझ में? तो देखो क्या कहता है क्वेश्चन, फिर एक बार आ जाते हैं वहीं ऊपर कि कार्यकुशलता परिणामों से संचालित विश्व में क्या सदाचारी नैतिकता अभी भी शासन में प्रासंगिक है? तो नो डाउट आपको सदाचारी नैतिकता को डिस्कस करते हो थोड़ी बात बता देनी है। कुछ उदाहरणों के साथ या उपर्युक्त उदाहरणों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, आपको विश्लेषण करके आपको बता देना है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन था या बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, सिंपल टाइप का है। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फोकस कर लो और आपको चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। आ गई बात समझ में? और मिस नहीं करना है आपको, जितना अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन नैतिकता के साथ करनी है, सदाचारी नैतिकता का पालन करते हुए करना है, चीटिंग पीटिंग नहीं करनी है। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और दूसरी बात, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, है ना। जल्दी ही हम अगले साल 2025 के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 2026 के लिए हम मेंटरशिप प्रोग्राम लगभग दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप ज़्यादा लोग जुड़ते रहिए, और बहुत नॉमिनल फीस के साथ होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। जितनी अच्छी हम सुविधाएं दे सकते हैं उसी के अनुसार हम फीस लेंगे, लेकिन कम लेंगे, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।